ठीक है ना? अच्छी चलिए भाई क्लास बोर्ड पे देखिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास शायद पीडीएफ भरी पूरे पीडीएफ भर की थी ना, एक ही पेज पे 5 क्वेश्चन करवा लो। ऐसे पीडीएफ में समझ नहीं आता। नहीं उसको जूम कर लो ना, देखना वीडियो चालू है। चलो ऐसा है, अरे नहीं पानी आ गया है, अभी बीच में चले जाना चाहिए। तो मेरी बात समझे भाई, आज का टॉपिक जो हम करेंगे उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्लास आप लोग शोर नहीं करेंगे बिल्कुल। आज हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है। अब तक अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करवा चुका हूं तो सुन लीजिए। मैंने आप लोगों को, क्योंकि बड़ा गैप आ गया तो मैं बता देता हूँ, मैंने तुम लोगों को पहले रिफ्लेक्शन करवाया था और रिफ्लेक्शन हमने 2 सरफेसेस पे किया था, अगर याद आए तो। एक बार प्लेन पे, याद है, और एक बार वो लोग इस पे, अरे कर्व्ड मतलब मिरर यार, नहीं समझे बात को। फिर मैंने तुम लोगों को रिफ्रैक्शन करवाया। रिफ्रैक्शन भी तुम्हें याद होना चाहिए। एक बार प्लेन इंटरफेस पे किया, कुछ याद नहीं आ रहा ना तुम्हें ऐसा? अरे कर्व्ड इंटरफेस के 6 केसेस नहीं करवाए थे टॉपिक से भले ही तुम्हें ना बताओ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन मैंने एक बार प्लेन इंटरफेस पे लिया था कि ऊपर हवा है नीचे पानी है और एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है, और एक बार मैंने कर्व लिया था, याद आ रहा है ऐसा? तो रिफ्रैक्शन भी दोनों तरह के इंटरफेस पे किया, रिफ्लेक्शन भी दोनों तरह के इंटरफेस पे किया। और फिर तीसरी चीज मैंने तुम लोगों को करवाई TIR। फिर मैंने तुम लोगों को करवाया लेंस मेकर्स फॉर्मूला, याद है? लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर वो लेंस इन लिक्विड वाला इसी के अंदर आया था, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करवाया। तो ये काफी सारे टॉपिक्स हो गए, इसका मतलब यार कोई कम टॉपिक्स नहीं हुए। हमने काफी अच्छे से रिफ्लेक्शन को समझा, फिर रिफ्रैक्शन को समझा, प्लेन और कर्व दोनों केसेस को करा, TIR को करा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला करा, लेंस इसी में आए थे रिफ्रैक्शन में, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करा। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अभी प्रिज्म क्या होता है, कैसा होता है प्रिज्म, कैसा होता है? प्रिज्म के कितने फेस होते हैं? हाँ बोल भाई ईशा। हाँ ईशा कितने होते हैं? ऐसे कह रहा है। हाँ तो गलत क्या कह रहा है? ये एक बोल रहे हैं कि एक सरफेस होता है। नहीं कितने फेस होते हैं? फेस 5 फेसेस। देखो भाई कैसे क्लास, ये 2 फेस तो ये हो गए, एक हो गया आगे, एक हो गया पीछे, एक हो गया नीचे। ऐसा होता है प्रिज्म। प्रिज्म मतलब इस तरीके का बनेगा, जैसे मेरा हाथ है ना, इस तरीके से ग्लास भर दो, ऐसे करके इसके अंदर शीशा भर दो, ग्लास भर दो, तो ऐसे तो इधर से आगे से ऐसे, नीचे से ऐसे। दिस इज बेसिकली प्रिज्म, है ना? सो बच्चों बस भाई
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स चाहिए। बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा इस चीज को, अच्छे खासा मैथमेटिक्स लगता है इस टॉपिक के अंदर। तो अब क्या होता है, ये होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। हर एक प्रिज्म का ये जो एंगल होता है ऊपर वाला, ये बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का 60 डिग्री हो सकता है, किसी का 70 डिग्री हो सकता है, किसी का 80 डिग्री हो सकता है। मींस दिस ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है इस प्रिज्म का जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो चीजें बस हमें पता होती हैं, एक तो पता होता है प्रिज्म का क्या एंगल है, दैट इज बेसिकली द एंगल ऑफ प्रिज्म। और मुझे जो एक चीज और पता होती है वो क्या होती है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। मुझे बस दो चीजें पता है और मैं निकालना क्या चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ टॉपिक में आपको सभी समझाता हूँ कि इसमें करने क्या बात है। तो आप मुझे बस ये बताओ, मुझे प्रिज्म के बारे में दो इन्फॉर्मेशन होती है। आपके पास स्कूल में एक प्रिज्म होगा, उस प्रिज्म का एक डाटा होगा आपके सर के पास। वो डाटा क्या होगा सुधांशु सर, वो डाटा क्या होगा, उसमें दो चीजें होंगी, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उसका, और एक होगा जिस मटेरियल से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 2 या 2.5 व्हाटएवर जो भी है, उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो एक म्यू होता है और एक बोलो क्या होता है, ए होता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं यहाँ से एक रे जो है वो इस प्रिज्म में एंट्री लेती है। अब आप लोग मुझे बस इतना बताओ, अगर रे इस मीडियम से उस मीडियम में जा रही है तो वो जा रही है रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर जाते वक्त रेस क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो वेयर इज द नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ बनेगा, तो सरफेस अगर ऐसा है तो नॉर्मल तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या मैं सही बना रहा हूँ यार, अगर सरफेस ही ऐसा है तो नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा ना उसके ऊपर। सरफेस ऐसा होता तो नॉर्मल ऐसा बनाता, सरफेस ऐसा होता तो नॉर्मल ऐसा बनाता। लेकिन बात वही है कि सरफेस ही ऐसा है तो नॉर्मल भी ऐसा बनेगा। तो याद करो कि रेस के साथ क्या होता है, व्हेन द रेस गोस फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर इट गेट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मुझे बताओ जरा, इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, बट ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो इसको, कर दिया बेंड। जरूरी नहीं है सीधी जाए, थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अरे यार हम लोग तो भावनाओं में जाते हैं। अब सही है, थोड़ी टेढ़ी कर दी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी ना भाई। एक एक पॉइंट ढंग से सुनना प्रिज्म का, नहीं तो फंसोगे, बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आएगा मैं किसको क्या बना रहा हूँ। तो रेस जा रही थी भैया, सीधा जानी चाहिए थी, बट क्योंकि वो रेयर से डेंसर जा रही है सो इट गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वेयर इज द नॉर्मल, हियर इज द नॉर्मल, उसकी तरफ बेंड होगी। अब लेकिन फिर दोबारा से रेस जो है ग्लास से बाहर जाएंगी एयर में। तो जैसे फिर दोबारा से मीडियम चेंज होगा, फिर दोबारा बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इस बार रेस कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर। और अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो बोलो क्या होगा, इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वेयर इज द नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल कहाँ बनेगा, क्या मैं सही बना रहा हूँ। तो ये नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। फिलहाल मैं इस टाइम को बच्चों सीधा ही बना देता हूँ, तो सीधा बनाने में ना थोड़ा सा बस बढ़िया दिखेगा आप लोगों को केस। बाद में बता दूंगा सीधा होना जरूरी कुछ नहीं है। अरे कैसे भी बना लो यार, फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम सही बनेगा बस। क्लास प्लीज, शोर करने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे आएगा नॉर्मल। अब मुझे बताओ रे का एक्चुअल पाथ कैसा होना चाहिए, ऐसा, बट नॉर्मल से अवे जाएगी। वो रहा नॉर्मल, ये रहा एक्चुअल पाथ, वो रहा नॉर्मल, ये रहा एक्चुअल पाथ। उससे बोलो क्या जाएगी, अवे। अवे मतलब उससे दूर जाना, तो उससे दूर जाना मतलब इस तरफ आ जाओ। अब बोलो क्या प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल नहीं आया ना। बच्चों को लगता है दोनों बार बैंड हुई है, दोनों बार बैंड नहीं हुई बच्चों। एक बार ये क्या हुई है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार क्या हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो दिखती है ऐसा है कि रेस जो है वो बेस की तरफ मुड़ जाती है। हमेशा ऐसे होता है, प्रिज्म से जब भी रेस पास होती है तो कहाँ की तरफ मुड़ जाती है, बेस की तरफ। क्योंकि मैं देखो इसमें अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ ना कि ये जो रे ऐसे आई है और यहाँ पर ऐसा नॉर्मल बना है, नॉर्मल तो ऐसे बनेगा यहाँ पर, तो रेस जब रेयर डेंसर जाएंगी तो दे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल तो बेंड करेगी। बाद में डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल ऐसा बना भैया इस बार, क्योंकि नॉर्मल ऐसा ही बनेगा सरफेस पे। तो अब की क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आ जाएगी, तो ऐसे करके चली जाएगी। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। तो मुझे तुम बस ये बताओ, प्रिज्म में से पास होने के बाद रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन था वो कौन सा था, पहले तो था एक्चुअल डायरेक्शन तो ये था, ध्यान दो, एक्चुअल डायरेक्शन तो ये था। लेकिन फाइनली वो कहाँ से निकली, बताना जरा, फाइनली कहाँ से निकली है, बताओ बताओ बताओ, फाइनली ये निकली है। तो ये मैं एक रे को पीछे लेके जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। ये मैं इस बात को पीछे की तरफ ऐसे करके, ध्यान देना भाई,
ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया कि रे ना एक्चुअली में तो ऐसे थी, फोकस करना भाई, रे एक्चुअली में तो ऐसे गई थी जिस लाइन में मेरा हाथ जा रही वाला देखो, और फाइनली बोलो कैसे गई है, फाइनली वो ऐसे गई है। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये जो रे ऐसे थी वो ऐसे चली गई, ये क्या है जरा बताओगे? ये है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है बोलो? एंगल ऑफ, जिसको मैं डेल्टा से लिखता हूं, दिस डेल्टा इज नथिंग बट इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए, मैंने ये बोला कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म से दाखिल होके बाहर निकलेगी ना, तो वो अपनी नेट डायरेक्शन से कुछ एंगल से बोलो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, जिस एंगल को मैं बोलो क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन। और वो एंगल ऑफ डेविएशन इस डायग्राम में आप मुझे बताओ कहां पर बैठा हुआ है? तो वो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर मैंने सही बनाया। ये रे गड़बड़ तो नहीं लग रही है आप लोगों को? थोड़ी सी मैं इसको कर दूं हल्का सा वैसे, उसी के अकॉर्डिंग। ये जानी चाहिए थी ऐसे, बट जा रही है ऐसे। अब ठीक है, सुनो भाई क्लास प्लीज, बिल्कुल बातें मत करिए, मुझे बस ये बताओ वो वाला एंगल बड़ा स्पेशल एंगल है, मैं उस एंगल को क्यों एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहा हूं बताओ जरा? क्योंकि रे ने एक्चुअली इस डायरेक्शन से एंट्री ली थी बट निकली वो इस डायरेक्शन से, तो गई ऐसे थी और निकली ऐसे है, तो बोलो जितने से वो मुड़ गई, बोलो ऐसे थी ऐसे निकली, तो ये बोलो जो मैंने मोड़ा बोलो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। सबको ये क्लियर है कि नहीं? तो आपसे एक सवाल करेगा कि जो प्रिज्म आपके सामने है, टीचर ने आपको 5 प्रिज्म दे दिए, कह रहे सबका एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल के लाओ, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के लाओ कि कौन रेस को कितने एंगल से बोलो क्या करता है, डेविएट करता है। क्लियर है कि नहीं? नहीं आएगा समझ में? पक्का? तो आपको पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन द प्रिज्म एक्चुअली इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, फर्स्टली इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन सेकंडली इट्स गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट दिखेगी वो ऐसी ही, पहली बार ऐसे हुई फिर बाद में ऐसे बेस की तरफ चलेगी, लेकिन सेकंड टाइम वो अवे ही हुई है। और दोनों बार जब उसका डेविएशन होगा ना, तो उसका एक नेट डेविएशन होगा जो कि मुझे ऐसे पता लग रहा है कि वो आई तो ऐसे थी लेकिन निकली ऐसे है फाइनली, तो ये जितने एंगल से मुड़ गई बोलो उसका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये मुझे निकालना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे ड्राइव के अंदर, ये मुझे निकालना है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा मुझे पता क्या है बताओ जरा, मुझे सिर्फ पता है बोलो क्या, फोकस करिएगा, मुझे सिर्फ पता है मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और मुझे क्या पता है बोलो जरा, एंगल ऑफ प्रिज्म। बस मुझे 2 चीजें पता है। तो मेरा जो फॉर्मूला आना चाहिए डेल्टा का, वो भी किसके टर्म्स में आना चाहिए, इन 2 के टर्म्स में आना चाहिए, लेकिन मुझे पता था ये 2 चीजें बस। तो गाइस अब निकालना शुरू करते हैं और कुछ चीजों को लिखना स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर नजरें बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेंगे इस टॉपिक में, नहीं तो टॉपिक हो जाएगा मुश्किल। क्लियर कर रहा हूं मैं। मुझे तुम ये बताओ, रे जब जाती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो क्या मैं इस एंगल को बच्चों I1 लिख दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही किसी को? मैं इसको I1 लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा कर दो डायग्राम, थोड़े बड़े एंगल I1 लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ I2 I1 यहाँ लिख दिया, R1 क्या होगा? ये मेरी जो रे जा रही है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल क्या है भाई, ये ब्लू वाला नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो I1, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो लोगों क्या हो गया, R1। यार नहीं आ रहा, पक्का आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ गया? मैंने I1 R1 सही लगाया भाई? अरे क्या होता है I1 R1? I और R क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अच्छा ये वाली बात तो होगी भाई। अच्छा इधर बताओ जरा, इधर बताओ, इधर भी तो रिफ्लेक्शन हुआ है ना, इधर मुझे बताओ I1 क्या होगा या R1, मतलब इधर बताओ इंसिडेंट एंगल क्या होगा। तो ये मेरी रे रही, ये रहा नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये वाला एंगल होगा। अरे ये तो होगा बड़ा स्पेशल एंगल। अरे भाई इधर इंसिडेंट रे होगी ना अंदर की तरफ से, अरे इस वाले पॉइंट के लिए जहां पर रिफ्लेक्शन हुआ इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली। नॉर्मल कौन सा बोलो, ये वाला। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया बोलो ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया, और रिफ्लेक्टेड बताओ कौन सा है, रिफ्लेक्टेड कौन सा है, तो जो बाहर निकली और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही बोलो ये वाला एंगल होगा, है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा लेकिन मैंने इसको I2 और R2 नाम ना देके, थोड़ा सा मैंने मतलब अभी डेरिवेशन में थोड़ा सा हमें ना सही रहता है कैलकुलेशन में, तो मैं यहाँ पर इसको R2 नाम देता हूँ, इसको बोलो क्या नाम देता हूँ, I2। बस नाम दिया है और कुछ नहीं है। बस ध्यान रखना ये वाला इस वाले इंटरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल और ये वाला बोलो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। बस R2 और I2 बाहर अंदर नाम देने का रीजन बस ये रहा है, रीजन बस ये रहा है कि जब मैं ड्राइव करूंगा ना तो इन पैरामीटर्स के साथ ड्राइव थोड़ा सा इजी रहता है। जब मैं अंदर R1 और R2 लेता हूँ उसमें कोई वो नहीं है, आप बस ऐसे ही ड्राइव को लेके चलना। मैंने बस ये बोला यहाँ पर ये I1 या R1, और ये वाला मैंने क्या लिख दिया बोलो R2 और क्या बोलो I2। अब तो मुझे बस ये बताओ सब बच्चे, ये रेज मैंने ऐसे मिला दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे क्या निकालना है सब बच्चे बोल दो भाई, मुझे निकालना डेल्टा। अच्छा खासा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे सब बच्चों को, थोड़ा 9th क्लास का ज्योमेट्री याद आना चाहिए। मुझे तुम ये बताओ, ये जो डेल्टा है ये इस ट्रायंगल के लिए आपको नहीं लगता एक्सिडेंट एंगल है? इशारा है,
ये डेल्टा है इस पूरे ट्रायंगल के लिए आपको मिलता है एक्सीड एंगल। समहाउ अगर मेरे को ये वाले दो एंगल पता लग जाए तो यार मजा आ जाएगा। बोला है कि नहीं? यस सर। ऐसा आपको ही आएगा सर ये I1 क्योंकि डेल्टा जो होगा वो ये जमा ये होगा और ये पता लगाना बहुत ही आसान है। कैसे सब बच्चे बोर्ड पर देखो यार ये पूरा I1 है तो वर्टिकली अपोजिट से देखो ये वाली सीधी लाइन नहीं रही, ये वाली सीधी लाइन नहीं रही, पूरा ये भी I1 है। दिमाग लगाओ ये I1 देखो ऐसे बन रहा है ये I1 तो पूरा ये भी I1 ही है। तो मैंने कहा कि सर ये I1 तो ब्लू वाली लाइन ये रही और ये वाली येलो वाली ये रही। सर ये I1 तो पूरा I1 था लेकिन उसने जैसे ये वाला R1 है तो ये वाला बोलो कितना है I1 माइनस R1। ओहो नहीं आया पक्का। ऐसे ही मुझे बताओ ये वाला कितना तो ये पूरा I2 फिर पीछे पीछे I2 तो बोलो I2 माइनस तो डेल्टा किसके बराबर होगा I1 माइनस R1 प्लस चाहो तो मैं I1 जमा में I2 एक साथ लिख दूं और माइनस R1 माइनस R2 तो माइनस कॉमन लेके करेंगे क्या कर दिया मैंने I1 जमा I2 लिख दिया। देख लो एक बार जरा इस स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बोतल है बाहर बोतल है ओ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। क्या चीज देखो अब हाँ सचिन मैं वही तो कहूँ सचिन तू बोला क्यों नहीं। हाँ अगर अगर ऐसा मैं R2 की जगह इसको I2 लेता ना तो ऐसा एक सिंप्लीफाइड पैटर्न नहीं बनता। सिंप्लीफाइड पैटर्न नहीं बनता नहीं हो जाता उससे भी लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रहा है नहीं I1 जमा I2 माइनस R1 जमा R2। लेकिन मुझे तुम एक बात हो एक क्लास प्लीज करेंगे सारी दो जाए तुम्हारी दो बस एक बार सुनो। तुम मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ अगर किसी को मैं ये बोल दूं कि तुम्हारे पास ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला ये है जाओ निकाल लो तो वो कैसे निकालेगा यार। यार एक बात हो कैसे नापेगा I1 कितना है अंदर जाके R1 कैसे नापेगा ये एंगल कैसे नापेगा मुझे तुम ये बताओ क्या संभव है क्या। हमेशा फॉर्मूला उन पैरामीटर्स में होना चाहिए हमेशा फॉर्मूला उस पैरामीटर्स में होना चाहिए बहुत अच्छे निखिल जो टर्म्स हमें क्या हो पता हो जो टर्म्स हमें क्या हो फोकस फोकस जरूरी भाई ओए बोर्ड पे मैंने बोला हमेशा फॉर्मूला उन टर्म्स में बनाइए जो पैरामीटर आपको डायरेक्टली पता है। जैसे कि आपको क्या पता है बोलो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको क्या पता है बोलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म तो आपका इसका फॉर्मूला भी ऐसे होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता हो। ऐसे कैसे निकालूंगा यार ये फॉर्मूला मैं सामने वाले को दे दूंगा वो अंदर जाके R1 R2 कैसे नापेगा रेस का R1 R2 तो नहीं नाप सकता ना समझिए। तो फॉर्मूला उन्हीं पैरामीटर में फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है अभी बढ़ाएंगे इसको आगे। अब सुनिए अब कुछ ज्योमेट्रिकल बात करेंगे यार। मुझे तुम ये बताओ पहली चीज तो ये बताओ स्नेल्स लॉ सबको आता है जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा उसको स्नेल्स लॉ आता है। पहले वाले सरफेस के हिसाब से स्नेल्स लॉ बताओ क्या होगा साइन I बाय में साइन R बराबर में क्या म्यू2 बाय में क्या म्यू1 पढ़ा हुआ ही भाई आप लोगों ने जो बाद में ज्वाइन करा है उनको नहीं पता होगा बस वाली चीज लेकिन ऐसा होता है किसी भी मीडियम में जब रिफ्लेक्शन होता है तो साइन I अपॉन साइन R इज टू क्या होता है म्यू2 बाय में क्या म्यू1 फॉर्मूला होता है बस। और जब एंगल छोटे होते हैं जब एंगल छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे और ये जो म्यू2 है इसको मैं म्यू मान लेता हूँ इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू2 को म्यू लिख देता हूँ और एयर का तुम्हें पता है कितना 1 तो मैं I को बोलो क्या लिख सकता हूँ म्यू R क्या लिख सकता हूँ बोलो। तो मुझे बस तुम ये बताओ ये ध्यान दो मुझे तुम बस ये बताओ I को अगर म्यू R लिख सकता हूँ तो क्या मैं I1 को म्यू R1 और I2 को म्यू R2 लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकते सर। तो मैंने I1 को लिख दिया बोलो कितना म्यू R1 I2 को बोलो क्या लिख दिया बोलो लिख सकता हूँ माइनस में R1 प्लस में क्या R2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बस तुम देखते चलना दोबारा समझा दूंगा पहले वन टाइम में समझ लो। यहां से म्यू कॉमन आया बताओ क्या बचा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है R1 जमा R2 इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है क्या बच रहा है। अब प्रॉब्लम ये है डेल्टा का फॉर्मूला म्यू में तो आ गया लेकिन R1 जमा R2 और मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये कहां से निकलेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों R1 जमा R2 होता है ना वो इस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है ज्योमेट्रिकली। लेकिन आप कहोगे सर कैसे तो वो मैं आपको साबित करके दिखाने वाला हूं। ये जो R1 जमा R2 है ना बच्चों यही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे तो चिंता मत करिए फॉर्मूला तो बन चुका है लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसे ही बात नहीं करेंगे कि बस कर दिया। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई मुझे ना एक सब बच्चे ने क्वाड्रिलेटरल देखना आप लोग सब बच्चे। एक तो ये A है और एक पॉइंट मान लेते हैं उसको मैंने A बोला है P मान लो इसको Q मान लो
और इसको आर मान लो, या एबीसीडी मानो, एबीसीडी सही था ना यार। चलो बी सी और डी, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये और ये नजरें बोर्ड पे होंगी तो ही पकड़ पाओगे, ऐसे 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 और ऐसे। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। जिसमें तुम सब बच्चे मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना है? अरे यार ये तो नॉर्मल है ना, इस सरफेस के साथ नॉर्मल बन रहा है 90। ये वाला कितना है बोलो? बनाओ नहीं तो भी पता होना चाहिए 90 है, बोलो है कि नहीं? और वो कितना है बोलो? अरे वो तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो तो ए है, वो तो क्या है बोलो? ए है। और ये वाला बताओ कितना है? कौन बताएगा ये वाला कितना है? भाई ये पूरा 180 का होगा तीनों, R1 इतना, R2 इतना, तो बोलो कितना होगा? 180 माइनस R1 माइनस, कह रहे ये नहीं आया समझ में सर, आयुष नहीं आया? ध्यान सुनो ध्यान सुनो, मुझे तुम बस इतना बताओ, ए क्लास प्लीज, मुझे तुम इतना बताओ। हाँ भाई इधर इधर, यहां पर ए बी सी डी में ये बी और डी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरफेस पे जो ब्लू लाइन है ना ये नॉर्मल है, तो ये 90 होगा और वो भी 90 होगा, तो इन दोनों का सम 180 होगा मिला के बस, क्योंकि ये 90 और वो 90 तो 180 तो ये होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं वैसे कह रहा हूँ चारों का सम 360 होगा। चारों का सम कितना होगा? चारों कितने एंगल है सब बच्चे बोलो, चलो चलो सब बच्चे बोलो। इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी, चलो सब बच्चे बोलो, एंगल ए जमा 90, कौन कौन सा 90? ये दोनों 90। ये वाला बताओ कितना आएगा सब बच्चे? ये वाला कितना आएगा? ये वाला कितना आएगा? सर ये R1 ये R2 है, तो 180 में से R1 और R2 हटा दो, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बोलो ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो? 180 माइनस R1 माइनस R2, सारा एंगल मिला के बोलो कितना होगा? 360, क्योंकि चारों एंगल का मतलब होगा 360। कोई बच्चा बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स जानता तो मुझे कुछ इसमें ऐड कर सकता है। इस 180 इसको क्या सकते कि आप बोलोगे ए जमा में, नहीं फिर कट जाएगा ना, वो तो बराबर ही आ जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको पता नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता है कि नहीं पता? दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो उनका इस तरीके से चलता है, वो छोड़ दो कोई नहीं। आप लोग ए क्लास प्लीज, क्या तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा ना? बोलो दोबारा से, वो ए यहाँ वाला 90, यहाँ वाला 90 और ये वाला कितना? क्योंकि ये R1 R2 है, तो ये 180 में से R1 R2 घटा दो, इतना है, तो 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर 360। सब बच्चों 90 कितना? 180 कितना बोलो? 360। ये पूरा 360 का सम इस 360 के सम से कट गया। बोलो R1 और R2 माइनस के उधर जाएंगे, तो बोलो A बराबर कितना आ गया? तो बस तुम्हें समझना है कि मैथमेटिकली इस R1 और R2 का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। नहीं आया समझ? तो इस R1 जमा R2 की जगह पे क्या रख दिया? A। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे को नॉन पैरामीटर्स क्या है? नॉन पैरामीटर्स बोलो, क्या तुम्हें एंगल ऑफ प्रिज्म पता है? यस सर। प्रिज्म मेरे को पता है, और जिस मटेरियल से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है सर। तो जब तुम्हें ए पता है, तुम्हें म्यू पता है, तो इसको सॉल्व करके तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि वो प्रिज्म कितने एंगल से अपने अंदर आने वाली रेस को बोलो क्या करेगा? डेविएट करेगा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं आया ना समझ में? बहुत हाई फाई डेरिवेशन नहीं है इसका, डेरिवेशन, लेकिन बस इतना बोल सकते हैं कि थोड़ा छोटा बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। दोबारा से सेम बातें रिपीट करूंगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, थोड़ा तेजी से करूंगा, लेकिन आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को वो चीजें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। सब बच्चे फिर से भाई, ये मेरे पास क्या है बोलो? ये प्रिज्म है, ध्यान देने से बच्चों को, ये प्रिज्म है, ये बोलो क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं भाई निखिल? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं सर कि मेरे पास एक रेज आई है, ये जो रेज आई है बोलो क्या करेंगी? बोलो सब बच्चे, अगर वो रेयर से डेंसर जा रही है, सब बच्चे दोबारा करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर से कहां जा रही है? डेंसर। सो सर इट गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो वेयर इज द नॉर्मल? सर हियर इज द नॉर्मल। सो वो बेंड होनी चाहिए नॉर्मल की तरफ, तो सर सीधी जा रही थी बट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, तो बेंड करके तो मतलब इस तरफ को झुक गई। फिर दोबारा रे डेंसर से रेयर जाएगी, तो डेंसर से रेयर जाएगी, तो सर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और इस बार रेज जो है सर बेंड नहीं करती हैं, जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो एक्चुअल पाथ तो ये था, बट उससे अवे जाने का मतलब सर ऐसे जाना है। ऑब्वियसली बात है, एक्चुअल रेज ऐसे गई थी, लेकिन फाइनली ऐसे जा रही है। इसका मतलब इन्होंने कितने एंगल से नेट डेविएशन करा? तो मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, और मुझे पता लगा कि दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ डेविएशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि रेज ऐसे गई थी, फाइनली निकली ऐसे, तो ये वाली रेज ऐसे करके इतने एंगल से मुड़ गई, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। मेरा मेन टास्क है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है हर प्रिज्म का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो रेज को कितने एंगल से बोलो क्या करता है? डेविएट करता है, ये निकालना मेरा मेन टास्क है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा बोलो? मैंने कहा सर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या? I1,
रिफ्लेक्टेड ने नॉर्मल के साथ बनाया वो क्या R1, मैंने इसको बोलो क्या नाम दिया नॉर्मल के साथ जो रे बनाया R2, और ये जो रिफ्लेक्ट होते हुए इसको बोलो क्या दिया I2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। अब मुझे तुम बस ये बताओ सब बच्चे, डेल्टा किसके बराबर लग रहा है सर? एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से सर डेल्टा इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर लग रहा है। और ये दोनों एंगल्स कितने होंगे भाई, ये और मुझे बता दो जरा फटाफट से। सर कितने होंगे? सर ये पूरा I1, ये पूरा I1 था तो ये कितना होगा I1 माइनस R1, और सर ये पूरा I2, ये पूरा I2 तो ये I2 माइनस, तो सर मेरा डेल्टा कितना होगा सर? I1 माइनस R1 प्लस में I2 माइनस I1 I2 एक साथ कर दिया, इन दोनों से माइनस कॉमन लेके R1 R2 को। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन फॉर्मूला उन पैरामीटर्स में कभी नहीं होना चाहिए जो पैरामीटर सबके लिए नोन ना हो। कैसे निकालोगे I1 I2 R1? तो हमने स्नेल्स लॉ लगाया, और स्नेल्स लॉ हम सब जानते हैं क्या होता है, बोलो साइन I बाय में साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाय में म्यू 1, यानी I बाय R इज इक्वल टू में म्यू बाय में 1, एयर का 1 होता है। सो I बराबर में कितना बोलो म्यू R, तो मैं I1 की जगह पे बोलो क्या लिख सकता हूँ म्यू R1, I2 की जगह पे बोलो क्या म्यू R2, और माइनस में R1 जमा में क्या, तो म्यू कॉमन आ गया R1 जमा में R2, ये भी आ गया R1 जमा में R2, यहां से R1 जमा R2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा म्यू माइनस 1। और सर R1 जमा R2 मैथमेटिकली किसके बराबर है? एंगल ऑफ प्रिज्म की। कोई पूछे कैसे भाई ये R1 जमा R2 के बराबर कैसे हो गया? तो हमने एक छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करना है ABCD, उसके अंदर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगल A जमा में ये वाला एंगल कितना है बोलो पूरा 90 है, ये वाला एंगल पूरा बोलो कितना है 90 है, और ये वाला एंगल बोलो कितना है बोलो 180 में से R1 माइनस R2 कर दो तो ये एंगल आ जाएगा और बराबर 360। सॉल्व कर लीजिए, A बराबर कितना आ रहा है, फॉर्मूला बन गया हमारा। दोबारा ही कर लिया हमने, रिपीट कर दिया पूरा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वाली चीज। अभी भी नहीं आई समझ में? सोच के बताओ, डाउट है कुछ किसी का? देख लो एक बार इसको, देख लो एक बार, नजर मार लो इसमें, नजर मार लो। बताओ होएगा, ठीक है। ओए फोन क्या है, फोन क्लास चल रही है, हम चलाएंगे पड़ेगी क्लास। चलिए बोर्ड पे, तुम मुझे ये बताओ क्लास, ये मैटर क्लियर है भाई? सबको क्लियर हो गया? अब सुनो भाई एक बात, अब आ जाओ बोर्ड पे। अब कुछ और बहुत जरूरी बात भी हमें इसके साथ करनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसको ये मिटो दूं? चलो भाई, ओ भाई क्लास क्या चक्कर है? अब सुनो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात और, दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। टॉपिक खत्म नहीं हुआ बच्चों, अब कुछ बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल्स करेंगे और प्रैक्टिकल्स में टॉपिक है भाई आप लोगों का, दैट इज द रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, और ये आपका प्रैक्टिकल फाइनेंस में भी आएगा। तो थोड़ा ढंग से पढ़ो ये वाली चीज, क्योंकि ये काम आएगी आप लोगों के कब, जिस समय आपका प्रैक्टिकल होगा, आपका वाइवा होगा। नहीं प्रिज्म, तुम प्रिज्म दिया होगा तो मैं करा दूंगा, मांग लाओ स्कूल से। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बच्चों, चलो सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे भाई। ये क्या है वैसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? अब पता लगा कि प्रिज्म के अंदर जब हमने काफी एंगल्स पे रेज को भेजा, काफी एंगल्स पे रेज को भेजने का मतलब क्या, अब बोर्ड पे देखना भाई।
ये बहुत जरूरी चीज है भाई, ढंग से सुन लीजिएगा, पहले बोल रहा हूं, बाद में कंफ्यूज होते फिरोगे नहीं तो। ढंग से सुन लो। ये मेरे पास है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये मेरे पास आप जानते हैं कि ये है मेरे पास कोई रे जिसको मैंने ऐसे भेजा है, और वेयर इज द नॉर्मल, हे इज द नॉर्मल। सो गाइस एक बात मुझे बताओ, ओए इधर, ये मेरे पास क्या है बोलो, इंसिडेंट एंगल है। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मैं अपने इंसिडेंट एंगल को कितने कितने एंगल से भेज सकता हूं। यहां पर वंशिका, मैं रेस को कैसे कैसे भेज सकता हूं। अभी जैसे कि मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं रेस को ऐसे भी तो भेज सकता हूं ना 45 डिग्री बना के। मैं रेस को ऐसे भी तो भेज सकता हूं ना कि मेरा इंसिडेंट एंगल से 30 डिग्री हो। मैं ऐसे भी भेज सकता हूं मेरा इंसिडेंट एंगल से 15 डिग्री हो। अरे मैं इंसिडेंट एंगल कितना ही बना सकता हूं ना भाई। नॉर्मल के साथ मेरी रे ने जितना एंगल बनाया वो बोलो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। हर्षित लिखता मत रहे, नहीं समझ में आया कुछ भी, सिर्फ बोर्ड पे देख ले पहले। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और जो मेरी रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो बोलो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। क्या होता है बोलो। अब मुझे तुम ये बताओ, मैं कई तरह के इंसिडेंट एंगल बना के रेस को भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितने भी एंगल पर मैं रे को भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता, मुझे बताओ। जरूरी थोड़ी ना ऐसे भेजू यार, मैं ऐसे भेज रहा हूँ रे को तो मेरा इंसिडेंट एंगल थोड़ा कम है। मैं थोड़ा ऐसे भेज रहा हूँ, मेरा इंसिडेंट एंगल और कम है। मैं थोड़ा ऐसे भेज रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल ज्यादा है। बोला है कि नहीं। तो मेरा इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो सकता है। अब हमने एक बड़ी ही गंभीर चीज को ऑब्जर्व किया इसके अंदर। क्या ऑब्जर्व किया, बोर्ड पे देखिए, एक ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये मेरे पास बोलो क्या है, इंसिडेंट एंगल आई। तो हमने क्या पाया कि जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा था, तो मैंने पाया कि जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होने लग गया। क्या होने लग गया बोलो। ध्यान सुनो, इसका ग्राफ मैं सीधा ही बना देता हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं कैसे। ऐसे अम्ब्रेला ग्राफ बना, निखिल, आदर्श, ईशक, पूरे पिटाई वाले काम होते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। इस ग्राफ को एक बार सब बच्चे अच्छे समझने पेपर में आएगा भाई, पहले बता रहा हूं। ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि जब आपने इंसिडेंट एंगल थोड़ा छोटा लिया, 5 डिग्री लिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन मान लो इतना था। जब तुमने 5 डिग्री पे रे को भेजा तो लाइट ने किसी पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करा, और वो एंगल ऑफ डेविएशन मान लो इतना था। जैसे तुमने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा कम हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, समझो समझो इस बात को, समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने 5 डिग्री पे रेस को भेजा, मैंने इंसिडेंट एंगल कितना लिया बोलो, 5 डिग्री। उस समय मैंने देखा कि भैया किसी तरीके से एंगल, किस एंगल पे लाइट ने डेविएट करा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। जैसे ही मैंने एंगल थोड़ा बढ़ाया, लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है बोलो वो क्या हो गया, कम हो गया। मैंने थोड़ा और इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, और कम हो गया। पहले तुम बताओ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में। अरे यार यहां से इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चलो, एक बार मैंने इतना लिया, फिर मैंने एक बार इतना लिया, फिर मैंने इतना लिया, ऐसे धीरे 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 मैं इंसिडेंट एंगल बोलो क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे मैं इंसिडेंट एंगल बोलो क्या हो रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं, आप जरा मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जिससे लाइट बोलो क्या करती है, बोलो डेविएट करती है, वो बोलो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोलो धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन बोलो क्या हो रहा है, कम। लेकिन एक ऐसा एंगल आया, इंसिडेंट एंगल, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आया, जैसे कि मान लो कि मैं एंगल बढ़ा रहा था 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बढ़ते बढ़ते लेकिन एक ऐसी वैल्यू आई, मान लो 42 डिग्री आई। कितनी आई बोलो, 42 डिग्री तक मैंने देखा कि लाइट जो है ना उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही 43 डिग्री कर रहा हूं, फिर दोबारा से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। मतलब लाइट फिर से ज्यादा डेविएट करने लग गई। मींस होता क्या है कि एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आता है जिस पर लाइट क्या होती है, सबसे कम डेविएट करती है। उस एंगल ऑफ डेविएशन को बोलो क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उस इंसिडेंट एंगल से अगर कम एंगल रखोगे तो भी लाइट ज्यादा डेविएट करती है, उस इंसिडेंट एंगल से ज्यादा एंगल रखोगे तो भी लाइट बोलो क्या करती है, ज्यादा डेविएट करती है। लेट इट बी कि अगर वो वैल्यू 42 डिग्री है, कितनी बोलो 42 डिग्री, तो 42 डिग्री तक जब मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊंगा तब तक तो लाइट ना कम, धीरे धीरे कम डेविएट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जैसे ही 42 डिग्री आएगा लाइट सबसे कम डेविएट करेगी उस वक्त पर, और 42 के बाद 43, 44, 45 जैसे एंगल बढ़ाना शुरू करोगे फिर से लाइट बोलो क्या करेगी, ज्यादा डेविएट करना स्टार्ट करेगी। इस ग्राफ का, अम्ब्रेला ग्राफ का मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है।
एज वी इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल ऑन द प्रिज्म, जब मैं लाइट को जो भेज रहा हूं, मैं जिस इंसिडेंट एंगल से भेज रहा हूं, जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा हूं, मैं पा रहा हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बोलो। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आता है जिस पर वो सबसे लास्ट अपनी सबसे छोटी वैल्यू दिखाता है, उसके बाद दोबारा से अगर मैंने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना स्टार्ट किया तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होने लगता है, फिर से लाइट ज्यादा डेविएट करना स्टार्ट कर जाती है। नहीं है इन्हें बात समझ में। दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। समझ नहीं आ रहा लेकिन हमेशा। और ये बड़ा स्पेशल केस होता है। मैं आपको बताऊं इस स्पेशल केस में होता क्या है। जो हमारी रेज होती है, मैं आपको कुछ बड़ी जरूरी बात बोलने वाला हूं, जो हमारी रेज होती है ना, वो प्रिज्म के अंदर से बिल्कुल पैरेलल जाती है। ऐसी सिचुएशन में कैसे जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बेस के पैरेलल। और सभी केसेस में इसके अलावा या तो रेज ऊपर से जा रही होती है, इस बीच वाली लाइन से, पैरेलल वाली लाइन से, तो ऊपर से जा रही होती है, कहां जा रही होती है बोलो, नीचे से। लेकिन जिस समय लाइट सबसे कम डेविएट करती है वो कौन सा केस होता है, जब अंदर वाली लाइट बिल्कुल बेस के बोलो कैसे जाती है, बोलो पैरेलल। और उस सूरत हाल में एक और चीज हमें देखने को मिली बच्चों, एक और चीज हमें देखने को मिली। बोलो क्या देखने को मिली, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर ध्यान सुनना। ये रेस बाद में ऐसे निकली, आप जानते हैं। आप मुझे बताओ, ये I1 होता है, ये वाला बोलो क्या होता है R1, ये वाला बोलो क्या होता है R2, और ये वाला बोलो क्या होता है I2। इस सिचुएशन पे हमने पाया एट दैट टाइम I1 किसके बराबर होता है बोलो R2 के, I2 के, और R1 किसके बराबर होता है बोलो R2 के। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि एट when डेल्टा बराबर डेल्टा m, when डेल्टा बराबर डेल्टा, क्या मतलब है, जब एंगल ऑफ डेविएशन अपनी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिखाता है, मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे छोटी वैल्यू दिखाता है अपनी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट I1 किसके बराबर होता है एंड R1 किसके बराबर होता है। ये हमने मैथमेटिकली पाया कि I1 का एंगल I2 के बराबर होता है और R1 का एंगल R2 के बराबर होता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ये हमने पाया कब, जब लाइट क्या करती है, मिनिममली डेविएट करती है। यही तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में तुम्हें करना होता है कि किस एंगल पर आके लाइट ने क्या करा, मिनिममली डेविएट करा। आप अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं किस एंगल पे आके लाइट ने बोलो सबसे क्या करा, मिनिमम डेविएट करा। आपको ऐसे सिखाया जाता है कि प्रिज्म लेते हैं आप लोग, अलग अलग एंगल्स पे वो पिन पॉइंट करते हैं आप लोग, और फिर देखते हो कि कितने पे लाइट क्या हुई, बोलो डेविएट हुई। इधर, अरे आपने क्या ग्लास स्लैब वाला 10th क्लास में नहीं करा था आप लोगों ने, वो रेस देखते थे, नहीं था कि वो कितने पे डेविएट हो रही है, वो पिन पॉइंट करके करते थे आप लोग, कहां दिख रही है वो। कमाल है बच्चों। ये देखो, टॉपिक से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ, तुम्हें वो अम्ब्रेला ग्राफ समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं मुझे। अब मैं पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है, सबको समझ में आ गया पहले तो है सबको। बादल बताएगा, बादल क्या मतलब है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का मतलब क्या। नहीं, ग्राफ का मतलब बताओ, ग्राफ क्या बताना चाहिए। कुछ कुछ ठीक है, मजा नहीं आया। हर चीज बताएगा, ये ग्राफ बता। ठीक है, कम हो रही है जब हमारी अंदर वाली रे बिल्कुल बेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। उस वक्त पर लाइट सबसे कम डेविएट करेगी। उस समय जो ये वाला डेविएशन होता है ना, उस समय जब ये वाला डेविएशन होता है, ये वाला डेविएशन मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है। क्या वैल्यू दे रहा है, मिनिमम। अब इसके अगर तुमने इधर बढ़ाया एंगल, इंसिडेंट एंगल, या इससे कम करा, दोनों ही सूरत हाल में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, अगर इस प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 42 डिग्री है ना, मेरी बात सुन लीजिए, अगर इस प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इस एंगल का अगर जो इंसिडेंट एंगल जिस पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, अगर वो 42 डिग्री है, वो 42 डिग्री, ये वाला वैल्यू 42 डिग्री इंसिडेंट एंगल का, तो 42 से कम करूंगा मैं, 40 डिग्री करूंगा तो भी लाइट ज्यादा डेविएट करेगी, और मैं 42 से ज्यादा करूंगा 44 से 45 डिग्री तो भी लाइट बोलो क्या करेगी, ज्यादा डेविएट करेगी। वो 42 डिग्री ही एक स्पेशल वैल्यू है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू नहीं है। 42 डिग्री तो वो इंसिडेंट एंगल है जिसमें हमें सबसे कम डेविएट होती दिखती है लाइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तनिष्क नहीं आ रही बात समझ में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जब मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहा होता तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है। सर जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे होते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू तक एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, बट उसके बाद फिर दोबारा से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो
तो एक पर्टिकुलर केस आता है एंगल का, इंसिडेंट एंगल का, जब लाइट सबसे कम डेविएट करती है, और हमने पाया कि वो वाला केस होता है जब लाइट ना बिल्कुल ऐसे जाती है अंदर से कि वो बेस के बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती है। सो मैंने पाया कि व्हेन डेल्टा बराबर डेल्टा एम एट दैट टाइम I1 बराबर I2 एंड R1 बराबर R2 एंड ऑल्सो the ray inside the prism passes parallel to the base of prism। अच्छा, अब मैं बस तुम्हें एक चीज और सिखाना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ इस सूरत हाल में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा। ए क्लास, डेल्टा बराबर तुम लोग जानते हो क्या होता है, I1 जमा में I2 माइनस में R1 जमा में, और तुम लोग क्योंकि जान चुके हो कि I1 और I2 तो क्या है बोलो बराबर, तो से I एक ही वैल्यू बोल दो यार, और R1 बराबर R2 है तो से R। अरे यार जब दोनों चीजें बराबर है तो क्यों उनको R1 R2 बुला रहे हो, R ही बोल लो यार। I1 I2 क्यों बुला रहे हो, I बोल लो। और एक बात और बच्चों, थोड़ा ध्यान सुनते रहो यार, बातें करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ढंग से सुनो कि बहुत मजेदार केसेस है। आप एक चीज और मुझे बताओ, मैंने अगर दोनों को बोला जिस समय लाइट मिनिममली डेविएट करती है, सिर्फ तब की बात कर रहा हूं भाई जब लाइट मिनिममली डेविएट करती है, सिर्फ उसी वक्त पर I1 और I2 बराबर होता है। अदरवाइज I1 I2 बराबर किसी और एंगल पे आएगी, 42 से कम आएगी, 42 ज्यादा आएगी तो I1 I2 बराबर नहीं, R1 R2 बराबर नहीं है, उस समय अलग हो सकते हैं। बट जब लाइट मिनिमम डेविएट करती है उस समय रेज हमारी बेस के साथ पैरेलल जाती हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे I1 I2 के बराबर होता है R1, तो उस वक्त के लिए बस मैं कह सकता हूं कि मेरा I1 R2 एक जैसा होता है तो I बोल दिया, R1 R2 एक ही वैल्यू होता है तो R बोल दिया। और क्या तुम जानते हो कि A तो R1 जमा किसके बराबर होता है, तो मैं इन दोनों को R जमा R बोल के A को 2R बोल सकता हूँ, A को क्या बोल सकता हूँ 2R। तो एक फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, बड़ा शानदार फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना, बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो मुझे तुम ये बताओ I1 और I2 को दोनों को बोलो, मैंने क्या बोला, I जमा में I, और ये वाला मैंने बोलो क्या बोला, R जमा में R। ओहो नहीं आ रहा समझ में, मुझे बोलो ये कितना हो गया 2I माइनस में कितना बोलो 2R। क्या तुम बोल सकते हो कि 2R को तो सर मैं A लिख सकता हूं, तो एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया बनके नजर आ रहा है मुझे। अच्छा लेकिन एक गलती कर दी हमने, ये तो डेल्टा था, मैं इसको बोलो क्या लिखूंगा, डेल्टा एम। तो मैं बोलूंगा व्हेन डेल्टा बराबर डेल्टा एम, व्हेन डेल्टा बराबर, जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होगा, मैं I1 I2 को I बोल सकता हूँ, R1 R2 को R बोल सकता हूँ, इन दोनों R को मिला के 2R बोल सकता हूँ, इन दोनों I को मिला के 2I बोल सकता हूँ, 2R को मैं A बोल सकता हूँ। और डेल्टा एम यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बोलो क्या बन गया, 2I माइनस में क्या A, 2I माइनस में क्या, ओहो समझ नहीं आ रहा। आखिरी बात मुझे बताओ, क्या तुम सब बच्चे स्नेल्स लॉ जानते हो कि स्नेल्स लॉ तो होता है साइन I बाय में साइन R बराबर में μ2 बाय में क्या μ1, क्या तुम सब बच्चे जानते हो। और यार देखो लास्ट बात बोलूंगा उसके बाद तुम्हें प्रिज्म पे फंसोगे नहीं, तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तुम्हारे, बस फॉर्मूला समझ लो। तुम मुझे बस ये बताओ मैं I को क्या लिख सकता हूं, यहां से निकाल के बताओ I को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से I को निकाल के बताओ क्या लिख सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान सुनो यार, वहां से मैं I को निकाल के क्या बोल सकता हूं, तो बोलूंगा डेल्टा एम प्लस में A डिवाइड बाय में 2, ये तो I हो गया। कह रहे कैसे हो गया, अरे यार निकाल लो ना, A प्लस में डेल्टा एम बाय में 2, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। क्या मैं सही लिख रहा हूं, बताऊंगा इस क्वेश्चन का इस्तेमाल, चिंता मत कर इस फॉर्मूले का। और R की जगह पे मैं यहां से बोलो क्या लिख सकता हूं, A बाय 2, क्या लिख सकता हूं बोलो, और बराबर में कितना बोलो μ2 बाय में कितना बोलो μ1। अब पता है सीबीएसई ने क्या करा, सीबीएसई ने कई बार बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, बच्चों को क्वेश्चन क्या दिया कि इस प्रिज्म का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपको दे देते हैं, दे दिया, और आपको बता दिया इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया। कह रहा लाइट बताओ, लाइट का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा, ये बता दो। तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये मिल चुका है, तुम्हें एयर का 1 पता ही होता है, तुम्हें एंगल ऑफ प्रिज्म मिल चुका है, एंगल ऑफ प्रिज्म मिल चुका है, पूरे फॉर्मूले में बस क्या नहीं पता, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रख के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सो म्यू और ए से मुझे लाइट कितने एंगल से मिनिममली डेविएट हुई इस प्रिज्म में वो भी पता लग जाता है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा इस फॉर्मूले के जरिए। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे बना वो समझ में नहीं आया क्या, सिंपल सी चीजें मैंने वहां से बनाई। तो एक इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कितनी इक्वेशंस बनी है पता है आप लोगों को, एक इक्वेशन तो बनी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक दूसरी बोलो कौन सी इक्वेशन बनी है, बोलो ये चाहिए कौन सी इक्वेशन है सर, ये उसी का स्पेशल केस है, ये पीछे वाली का ही बोलो क्या है, जब हमारी लाइट मिनिममली डेविएट करती है उस समय जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है वो 2I माइनस A के बराबर होता है। और लाइट जब मिनिममली डेविएट नहीं करती तब कितने से डेविएट करती है, तब उसका फॉर्मूला होता है कितना बोलो जरा, A इंटू में म्यू माइनस 1, A इंटू में। एक बात मैं आपको पीछे बताना भूल गया, जरा मुझे ध्यान से एक बात बताओ, ए क्लास इधर प्लीज,
लाइट कब ज्यादा डेविएट करेगी? कहता है जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है प्रिज्म का तब ज्यादा डेविएट करती है, एक जब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होता है। तो बताओ एक प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और एक का 75 डिग्री है, कौन लाइट को ज्यादा मोड़ता होगा? 75 डिग्री वाला। अरे नहीं आया समझ। जिस प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा वो लाइट रेस को ज्यादा डेविएट करेगी। प्रियांशु नहीं आ रहा ना समझ में? और ये वाला क्या है ब्रो? ये सर वो स्पेशल केस है जब लाइट मिनिममली डेविएट करती है। कब लाइट मिनिममली डेविएट करती है? सर जब हमारी रेज अंदर से बेस के पैरेलल जाती हैं और उस वक्त पर I1 I2 बराबर होते हैं और R1 R2 भी क्या होते हैं? बराबर। ये सर हमने ग्राफिकली प्लॉट करके देखा है, हमने अलग अलग इंसिडेंट रेज ली, कभी 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, हर एक एंगल पे मैंने इंसिडेंट रेज को भेजा और मैंने पाया कि एक ऐसा एंगल आता है इंसिडेंट रेज में जब हमारी जो लाइट होती है वो मिनिमम डेविएट करती है, उससे आगे भी ज्यादा डेविएट करती है और उससे पीछे भी ज्यादा डेविएट करती है। सर यही होता है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम our incident angle I1 is basically found to be equal to I2 and R1 is found to be equal to R2। और ये ड्राइव बहुत मुश्किल नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब बात बन जाएगी। नहीं आया ना समझ में? यही था बच्चों प्रिज्म के ड्राइव में। अब क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा एक छोटी सी बात मैं लास्ट और बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सारी बात इसकी बताई दो तो मैंने न्यूमेरिकल वाली पेपर में इस बार आ सकता है फर्स्ट टर्म में। तुम मुझे बताइए फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? क्या तुम लोग जानते हो कि जो μ2 by μ1 होता है, इधर हंसता रहेगा पागल, इधर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है? μ1, अंदर का बोलो कितना है? μ2। अच्छा एक बात है, क्या लाइट की स्पीड दोनों जगह सेम होती है सचिन? अंदर स्पीड अलग होगी, बाहर स्पीड अलग होगी, बाहर ज्यादा होगी, अंदर बोलो क्या होगी? कम। ये बात आपको पता है? क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है मैंने जो सिखाया था तुम लोगों को? μ2 by में μ1 इज इक्वल टू होता है v1 by में, ये v1 होती है स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम और v2 होती है स्पीड इन द सेकंड मीडियम। तो अगर तुम्हें ये पता है तो कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या क्वेश्चन करने वाला है तुम्हें? वो तुम्हें बोलेगा इस प्रिज्म का ना एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इतना है, बताओ लाइट की स्पीड कितनी होगी इस प्रिज्म के अंदर? बच्चा कहता है सर ने स्पीड वाली तो बात करी नहीं। अरे यार μ2 by μ1 ही किसके बराबर होता है? v1 by, तो μ2 by μ1 ही बराबर होता है v1 by v2। v1 क्या बोलो? स्पीड इन द आउटर मीडियम एंड v2 इज द स्पीड इन द डेंसर मीडियम। तो मुझे तुम ये बताओ तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी कि नहीं होंगी? तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, अगर तुम चाहते ही हो कि सर एक फाइनल फॉर्मूला लिख दें तो भाई फाइनल फॉर्मूला तो मेरी नजर में तो ये है कि साइन a प्लस में डेल्टा m बाय में 2 डिवाइड बाय में साइन a बाय में 2 बराबर में μ2 बाय में μ1 बराबर में v1 बाय में, मजा आया? नहीं आया? अब आएगा। क्वेश्चन लिखो। करोगे क्वेश्चन? मना भी करोगे तो भी करना ही है। क्या बोल रहे हैं बताओ, क्या बोल रही है? मच्छर काट रहे हैं? मच्छर तो कहाँ है? भाई सुनिए, ओ भाई साहब सब बच्चे इधर देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो देखो इसने कुछ नहीं करा है यहाँ पर क्वेश्चन में ना, पहले आपको कुछ प्रूव करने को बोला है और मेरे को लगता है बड़ा आसान है इसको प्रूव करना। ये प्रूव करने को बोला था इसने, अगर आई इंसिडेंट एंगल है, आई बार ई बार वाला एंगल है, तो एक तो ये प्रूव करना है। तो जो ड्राइव मैंने करवाया वही चीज है, ये कुछ नहीं है। अरे वही है भाई, करके दिखाऊं? उसी से तुम एक काम करो, तुम ये क्वेश्चन करो नीचे वाला, प्लॉट अ ग्राफ बोला था, ग्राफ बना लोगे? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बदल रहा है और कब वो मिनिममली डेविएट हुआ। मुझे नीचे वाला बी पार्ट करके दिखाओ। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द ग्लास प्रिज्म एंड ए फॉर द केस व्हेन द एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन, हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एंगल ऑफ प्रिज्म ए 60 डिग्री। आ जाओ क्लास में कराता हूं, बोर्ड पे सुनो। ए उसने क्या बोला? इस एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो कितना है? बोलो 60 डिग्री। क्या निकालने का बोला? ऑब्टेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्टेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। और क्या बोला? कह रहे सर व्हेन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सर मतलब कि डेल्टा एम बी कितना है? बोलो ओ भाई डेल्टा एम बी 60 ही है और म्यू निकालने को बोला है। क्या तुमने अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा? साइन ए प्लस में डेल्टा एम बाय में 2 डिवाइड बाय में साइन ए बाय में 2 बराबर में म्यू2 बाय में
चलो चलो बोलो क्या क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सो बोलो क्या आएगा, साइन 60 जमा 60 डिवाइड बाय 2, साइन 60 बाय 2, और म्यू टू निकालना है और ये 1 है, कुछ नहीं बल्ले पड़ रहा। ऊपर हो गया साइन 120 बाय 2 यानी साइन 60, नीचे हो गया साइन 30। भाई कृपा करके साइन से साइन काट के 30 से 60 2 पे मत काट देना, पता है ना साइन 60 कितना होता है। ऐसे बच्चों की फिर पता है बहुत खिल्ली उठती है, जहां पर वो चेकिंग चल रही होती है ना, उधर एक टीचर नहीं बैठा होता, 25-30 टीचर बैठे होते हैं एक इसमें, और जो बच्चे ऐसे कारनामे करके आते हैं ना, तो हेड एग्जामिनर को जाके दिखाया जाता है और सब हंसते हैं, अरे वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, कैसे कैसे होनहार बच्चे हैं, तो ये करते हैं। सो कितना आ गया बोलो, इसका मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो कितना है, बोलो 1.73। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो उतने भी छोड़ सकते हो। मेरे को लगता है आसान है यार, मेरे को लगता है आसान है, हैं? ये 67 करो, खुद करो, मैं नहीं करा रहा। 67 सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे 67 का। जल्दी करो 67। अच्छा ये बताओ, अगर मेरा प्रिज्म इक्विलेटरल है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 60। बोलने की जरूरत नहीं है ना, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए हो गया 60। और क्या बोला उसने, द मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। बताओ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के, मतलब करो करो बड़ा आसान है यार। आ जाओ, जिन बच्चों से नहीं हो रहा देखो भाई, किस बच्चे से हुआ क्लास में, मैं देख रहा हूँ। चलो रुक गया। भाई सुनो, देखो बहुत सारे सर्टेन मेथड्स हैं, आप लोगों को अपना तरीका चूज करना चाहिए कोई भी। मैं समझाऊंगा, उसके बाद देखना कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। सब बच्चे बोर्ड पे नजर रखेंगे। एक बात बताओ, जैसे ही उसने शब्द यूज किया इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना समझ में आया, 60।
फिर उसने बोला ओए बच्चों प्लीज चुप हो जाओ यार, इट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तब मिनिममली डेविएट करती है जब मेरा जो आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 3/4 होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के, मतलब 3/4 होता है ए के, यानी 3/4 तो 45 डिग्री होता है, मतलब मुझे आई पता लग गया 45 डिग्री। कह रहा V2 बताओ, स्पीड इन द आंसर मीडियम बताओ, स्पीड इन द, यार मुझे तुम्हें एक बात बताओ, तुमने ये V2 कहां पढ़ा, इधर तुमने ये V2 कहां पढ़ा? सर हमने तो V2 पढ़ा जब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया sin a प्लस में डेल्टा m बाय में 2 sin a बाय में 2 बराबर में mu2 बाय में mu1 बराबर में v1 बाय में, सही बात है? पहले बताओ, देखते हैं सही बताओ, ये वाली बात है। अब यार एक बात सुनो, ए इधर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कुछ बच्चे के सर आई तो नहीं दिया हुआ, और v1 क्या है भाई? v1 है स्पीड इन द एयर, दैट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, वी ऑल नो। और ये मुझे निकालना है, या तो मेरे को किसी तरीके से डे टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए बोलो, बताओ मुझे क्या मिल जाए बोलो, डे टाइम। गाइस बोर्ड में सब बच्चे बिल्कुल बातें बंद कर दो यार, v2 निकालना है, अगर मुझे डे टाइम मिल जाए तो खेल बन जाएगा। तो डे टाइम क्यों नहीं मिलेगा यार? तुम्हें डे टाइम का मैंने फॉर्मूला करवाया है 2i - a, तो 2 टाइम्स ऑफ i बोलो कितना 45, a बोलो कितना 60, 90 - 60 बोलो कितना 30, हो गया भाई क्वेश्चन। साइन आसान तरीका भी है मेरे पास, 30 डिवाइड बाय में 2, और ये हो जाएगा साइन 60 बाय में 2 बराबर में v1 कितना होगा 3 × 10 की पावर 8 और v2 ये बोलो कितना, साइन 45 साइन 30 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाय में v2, बोलते चलो साइन 45 1/√2, ये 1/2, ये 2 ऊपर √2 नीचे, √2 बचेगा बस ऊपर, तो √2 बचा, तो v2 कितना आ गया अपॉन में √2, इसको रैशनलाइज कर लो, आपकी इच्छा है भाई, तो स्पीड है नहीं आएगी बात समझ में। अच्छा एक भाई क्लास क्या चल रहा है इधर लवेश, देखो एक तो तरीका था कि आपने डे टाइम निकाल लिया आई के थ्रू, कि सर मुझे उसने डायरेक्टली डे टाइम नहीं दिया, जितना ज्यादा सुनोगे उतना समझ में आएगा, पेपर में नहीं फंसोगे, क्वेश्चंस आते हैं वाले, बातें करते रह जाओगे नहीं है भाई, कुछ बोल रहा हूं बहुत जरूरी चीज, आपको लग रहा है ये वाला तरीका यूज करा कि आई निकाला, आई और ए से पहले ये निकाला फिर यूज कर लिया, ठीक है इसको गलती नहीं, लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये a प्लस डेल्टा m/2 लिखा था, ये i के रिप्लेसमेंट में लिखा था, तो ये पूरी चीज i ही होती है, ये a प्लस में डेल्टा m/2 ये बोलो क्या होता है, i तो होता है, अरे यहाँ से निकाला था i बोलो a प्लस डेल्टा m/2 एग्जैक्टली i होता है, तो i अगर 45 था तो सीधा मैं इसकी पूरी रिप्लेसमेंट बोलो क्या रख सकता हूँ 45, सीधा, नहीं समझे ना मेरी बात को? तो आपकी चॉइस है, अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पीछे वाले मेथड से यूज कर लीजिए, और आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो, नहीं आना नहीं यार। अच्छा अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सब बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 60th क्वेश्चन, सब बच्चों की नजरें बोर्ड पर, मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे को चाहिए यार इसका आंसर आप लोगों से यार, यहाँ पर कितना एंगल है बोलो, कि 60 डिग्री क्या है वो बताएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये बोलो क्या है 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बोर्ड पे सुनो, ए क्लास प्लीज, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है प्रिज्म पे 45 डिग्री पे, पासेस सिमेट्रिकली, इंपॉर्टेंट लाइन पासेस सिमेट्रिकली, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं ये केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला केस है, नहीं आया समझ, मतलब मेरा जो आई है वो कितना दिया हुआ बोलो 45, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो कितने हैं 60, क्या बोलता है आगे, क्या बोलता है आगे बोलता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताओ, यार ये तो हो गया ना, 2i - a 2 टाइम्स ऑफ 45 - 60 बोलो कितना आ गया 30, मुश्किल है, अरे मुश्किल है क्या, अभी रिसेंट आ रहा है ये 21-22 में, दोबारा सुनो, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो मुझे बताओ मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा बोलो, a प्लस में डेल्टा m बाय में 2 डिवाइड बाय में sin a बाय में 2 बराबर में mu2 बाय में mu1, sin a बोलो 60, बिल्कुल यार कर सकते हो, अब तुम मुझे बताओ, इसको मुझे बताने की जरूरत है, हो गया ना। अब लास्ट केस थोड़ा बढ़िया है, बढ़िया तो क्या है वैसे, वो भी बहुत आसान है, उसने ये बोला है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट P बताओ,
यार पी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। कैसे? पी पे रिफ्लेक्शन पूछ रहे हो ना, तो बाहर का तुम्हें साइन ही पता है, अंदर का आर निकालना है। आई पता है, आर निकालना है, और बराबर में म्यू टू बाय में ए बराबर 2r भी कर सकते हो यार, क्योंकि ये केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। ए बराबर क्या कर सकते हो? 2r, 30 डिग्री आ जाए सीधा। ठीक है, और इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो। इससे कैसे करोगे तुम? इससे कैसे करोगे? ए इससे कैसे करोगे? साइन ए पता है, म्यू टू पता है, ऊपर से पता लगाओ, म्यू 1 पता है, एयर का 1, आर निकल जाएगा। कहां से बताओ जरा, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। अगर तुम्हें सारी वैल्यूज पता है तो तुम्हें पता लगता है प्रिज्म वाले केस से ना सर, ए प्रिज्म वाले केस से बार बार वो ए देता है, डेल्टा एम देता है, पूछता है ये सब चीजें। इसमें देख लो ये 60 डिग्री है, ये r1 r2 अंदर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। क्या बोलता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस r2 बताओ। वही चीज है, a बराबर क्या होता है? r1 जमा r2, क्योंकि पैरेलल जा रही है रेस, तो a बराबर क्या होता है? r1 जमा, तो दोनों बराबर होंगी, 30 डिग्री हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे नहीं आ रहा, पक्का? अब लगता हो जाएगा। ये कर लोगे, r1 बराबर r2 बराबर a/2 बताया ना मैंने। कब होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे होता है। कब होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। और क्या ये प्रूव करना आता है? तो ये प्रूव ही करना है, शो करना है कि हमारा r1 बराबर r2 बराबर a/2 होता है जब लाइन हमारी qr जो होती है वो bc के बोलो क्या होती है? पैरेलल। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलो क्या होता है? डेल्टा m बराबर 2i माइनस। नहीं है ना? और तो कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी हैं, मिक्स तो आपको करवाए नहीं है। इसका आंसर करना 2020 में लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है। 53 क्वेश्चन आज का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 आज का लास्ट है। A ray of light on passing through an equilateral glass prism. एक लाइट किसी equilateral glass prism से पास हो रही है। equilateral glass prism has a angle of 60 डिग्री, है ना? तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60। सफर्स अ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब मिनिमम डेविएशन भी कितना है बोलो? 60 ही है। कह रहा था वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, हो गया ना यार? कैसे? वही चीज sin a प्लस में डेल्टा m बाय में 2 sin a बाय में 2 बराबर में म्यू 2 बाय में म्यू 1। सबने कर दिया होगा। 60 और 60 कितना बोला? 120, 120 में हम लोग कितना? 60, तो sin 60 नीचे हो गया sin 30 बराबर में म्यू 2 बाय में कितना? 1। ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया म्यू 2, 2 से 2 कटा, म्यू 2 बराबर √3, आंसर √3 आ गया। नहीं आया ना समझ में? तो मुझे बस ये बताओ, एक क्लास तुम छोड़ बहुत ज्यादा करते हो। बस छुट्टी कर रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो। तुम लोग बस मुझे ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आ गया कि जब लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो वो कैसे कैसे डेविएट करेगी? पहले वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, सेकंड टाइम वो गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। देखने में लेकिन ऐसे लगेगा कि रेज ना अपनी बेस की तरफ मुड़ गई। कहां की तरफ मुड़ गई बोलो? बेस की तरफ। तो ऐसा होगा, लेकिन हमने पाया कि रेज ने 2 बार रिफ्लेक्शन करा। 2 मिनट करके क्या है? रेज ने 2 बार रिफ्लेक्शन करा और नेट चल पता लगा कि रेज ना अपनी इस रास्ते से जाती हुई ना फाइनली इस रास्ते से गई। इस रास्ते से जाती हुई इस रास्ते से गई। तो ये जो मोड़ा है मैंने ऐसे करके, ऐसे से ऐसे, तो जितना मैंने मोड़ा ये बोलो क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट कितने एंगल से डेविएट करेगी किसी प्रिज्म के थ्रू वो पता लगता है उसके एंगल ऑफ प्रिज्म से और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। फॉर्मूला बनता है a * में म्यू - 1। फिर हमने पाया कि जितने मैं इंसिडेंट एंगल से भेजता हूं उसके हिसाब से लाइट अलग-अलग एंगल से डेविएट करती है। जितना मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखता हूं उसके हिसाब से बोलो अलग-अलग डेविएट करती है। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल भी आता है, फोकस करिए, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल भी आता है जिस समय लाइट जो होती है वो क्या करती है? सबसे कम डेविएट करती है। That angle is said to be the angle of minimum deviation. At that point of time, the rays inside the prism goes parallel to the base, and at that point of time, I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2. That angle is said to be the angle of minimum deviation, which is the formula of 2i minus क्या? ओ भाई नहीं आ रहा समझ। श्योर? ग्राफ की अम्ब्रेला ग्राफ समझ में आ गई? ग्राफ बनवाएगा टीचर, आप लोगों से बोलेगा ये बताओ क्या, ये बताओ क्या, ऐसी चीजें पूछेगा आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। क्या ये तुम्हें स्नेल्स लॉ में आई को मैंने वहां से कैसे लाया और ये कैसे लाया और इसके ऊपर तुमने अब देख लिया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर तुमने देख लिया क्या न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिया बोला है कि तो कर पाओगे? प्रेजेंट घर जाके पढ़ो, मैं इसकी पीडीएफ भेज रहा हूं, बाकी कल पढ़ेंगे, आगे क्लास लेंगे। अभी पता टाइम नहीं है, एक दूसरे बच्चों के ने क्लास